11 फरवरी 2011 को दिल्ली पुलिस को दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक बैग मिलता है। बैग शायद किसी ने पहले देख लिया था कि बैग में क्या है, क्योंकि पुलिस आती है और मीडिया भी साथ में आती है, तो इससे ये लगता है कि पुलिस को इस बारे में पहले से पता था कि उस बैग में क्या है, इसीलिए मीडिया साथ आती है। प्रॉपर वीडियो बनता है। जब बैग को खोला जाता है तो एक लड़की निकलती है जिसके हाथ पैर आपस में बंधे हुए थे एक नायलॉन की रस्सी से, और उसके पेट पर मोर का टैटू बना हुआ था। पुलिस उस लड़की की पहचान नहीं कर पा रही थी, तो पुलिस ने एक उसका हुलिया प्रकाशित किया नोटिस के तौर पर कि कोई इस लड़की को जानता है क्या। मतलब कि उस लड़की की पहचान ये थी, पुलिस भी शक्ल से नहीं जानती थी। तो पुलिस ने उसके पेट पर एक टैटू बना हुआ था मोर का, तो मोर के टैटू के आधार पर नोटिस जारी कर दिया कि एक लड़की है जिसके पेट पर मोर का टैटू बना हुआ है। मीडिया ने उस लड़की को द गर्ल विद द पीकॉक टैटू बोला। तो ये 11 फरवरी की घटना थी। पुलिस नोटिस जारी कर देती है कि इस महिला का कुछ पता तो चले कि कौन है कौन नहीं है, और उस आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। दोस्तों, क्राइम की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लगे तो लाइक करके चले जाना, और बुरा लगे तो बिल्कुल ईमानदारी से डिसलाइक करके जाना, और सब्सक्राइब करना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उस अपने जन्मसिद्ध अधिकार का पूरी तरह से यूज करना। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में कोई भी महिला के शव पर दावा करने के लिए आगे नहीं आया। निराश होकर दिल्ली पुलिस ने 23 फरवरी को महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन पुलिस ने अंतिम संस्कार किया, उसी दिन एक व्यक्ति जांचकर्ताओं के पास पहुंचा और लड़की की पहचान अपनी बेटी के रूप में की, और आखिरकार द गर्ल विद द पीकॉक टैटू के एक बैग में बरामद होने के 13 दिन बाद दिल्ली पुलिस को एक नाम मिला, नीतू सोलंकी। दिल्ली पुलिस को अब उस लड़की का नाम मिल चुका था कि इस लड़की का नाम नीतू सोलंकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब जुट गई कि आखिर क्या वजह थी कि इस लड़की को कोई यहाँ पर फेंक कर चला गया, और वो भी मार कर। नीतू के पिताजी से जब पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर आपकी बेटी कैसी थी, उसका चरित्र कैसा था, तो नीतू के पिताजी बताते हैं कि नीतू ब्रिलियंट लड़की थी और पढ़ने में अच्छी थी, कानून की डिग्री थी उसके पास। लाइव मिंट द्वारा प्रकाशित एक प्रोफाइल के अनुसार उसे उन पुरुषों से मुकाबला करने के लिए जाना जाता था जो उसे परेशान करते थे। नीतू बचपन से दुबली थी, और जब बच्चे दुबले होते हैं ना, तो वो स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। क्योंकि बहुत से उनसे दुबला पतला कहते रहते हैं, जो कि मैंने कहा कि नीतू दुबली पतली लड़की थी। वैसे आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर दो व्यक्ति हैं, एक पतला है बहुत ज़्यादा दुबला पतला, कुपोषण का शिकार समझ सकते हैं आप, और एक बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब मोटा है नॉर्मल इंसानों से, तो उन दोनों को अगर उनके शारीरिक आकार के अनुसार बुलाया जाए, यानी कि अगर दुबली लड़की से कोई दुबला कहे और मोटी लड़की से कोई मोटा कहे, तो मोटी लड़की को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती और वो इस पर चिढ़ती भी नहीं है। लेकिन कोई अगर दुबली लड़की को दुबला कहे तो उसे अंदर से बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, और वो उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, और अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फाइनली दोस्तों, अपन चलते हैं अपने केस की घटना की तरफ। एक इंटरव्यू के अनुसार नीतू की बहन अलका बताती हैं, नीतू ऐसी इंसान नहीं थी जिसे मार दिया जाए या उस पर काबू पा लिया जाए। वह बिना लड़े कभी नहीं मरती, क्योंकि नीतू ऐसी लड़की थी कि वो अपनी बात को अमल में लाने के लिए किसी से भी भिड़ सकती थी। उन्होंने बताया कि चाहे नीतू गलत बोले या सही बोले, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो कभी अपने आप को हारता हुआ नहीं देखती थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और यही शायद उसकी सबसे बड़ी मजबूती रही होगी। वैसे एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि ऐसे इंसान समाज में ज़रूर सम्मान के हकदार नहीं बचते, जिनमें बहुत ज़्यादा ही ईगो होता है, मतलब जो दूसरों की बात का कोई महत्व नहीं समझते, लेकिन उनकी बात चाहे गलत हो या सही हो, बस वो सही मानेंगे उसे। तो नीतू, जो कि एक कॉल सेंटर में काम करती थी, 2010 में उसने परिवार वालों को बताया कि उसकी नौकरी चली गई है और वो अब सिंगापुर जाना चाह रही है। तो परिवार वालों ने भी हाँ बोल दिया, और फाइनली उसके रिलेशन शायद उतने अच्छे नहीं थे कि वो परिवार वालों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहे। इनफैक्ट वो एक ऐसी इंसान थी जो अपनी ही खुशी में खुश रहती थी, मतलब अकेलेपन का उसे थोड़ा अच्छा लगता था।
लेकिन नीतू ने अपने परिवार वालों से ये झूठ कहा था कि वो सिंगापुर जा रही है। दरअसल नीतू को एक लड़के से प्यार हो गया था और वो एयर इंडिया में काम करता था, राजू गहलोत के नाम से। तो नीतू अपने परिवार वालों से जो कि झूठ बोल चुकी थी कि वो सिंगापुर जा रही है, और नीतू जब घर से निकली तो उसने घर वालों को बोल दिया कि वो सिंगापुर जा रही है। तो घर वालों को ये लगा ही नहीं था कि नीतू अभी दिल्ली में ही है और वो एक बंदे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह भी रही है। तो ये सारी बातें हो रही थीं। अब दिल्ली पुलिस को नीतू की पहचान हो चुकी थी, क्योंकि 13 दिनों तक नीतू की पहचान पुलिस को नहीं हुई थी। तभी तो उसने अंतिम संस्कार कर दिया था, और अंतिम संस्कार करने के बाद नीतू के पिताजी आए थे। नीतू की पहचान स्थापित होने और उसकी पृष्ठभूमि का पता लगने के बाद पुलिस के पास आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ था। उन्हें शक था कि 10-11 फरवरी की रात को गहलोत ने नीतू की हत्या कर दी होगी। अपनी जांच के दौरान पुलिस ने गहलोत के एक रिश्तेदार से पूछताछ की। उसका नाम था नवीन। शौकीन ने तुरंत राज खोल दिया। नवीन ने जांचकर्ताओं को बताया कि गहलोत ने 11 फरवरी की सुबह उसे फ़ोन किया था और बताया था कि उसने नीतू नाम की एक लड़की की हत्या कर दी। गहलोत ने नीतू के शव को ठिकाने लगाने में नवीन से मदद का अनुरोध किया। नवीन बहुत ज़्यादा मददगार नहीं था, इसलिए राजू गहलोत ने अपनी प्रेमिका के शव को एयरबैग में भर दिया और एक ऑटो रिक्शा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गया और उसे वहीं पर फेंक दिया। अब दिल्ली पुलिस के सामने ये केस सुलझता दिख रहा था और सुलझ चुका था, क्योंकि एक नाम संदिग्ध के तौर पर आया था और वो नाम था राजू गहलोत को। अगर पुलिस राजू गहलोत को गिरफ्तार कर लेती तो ये केस ख़त्म हो जाता, लेकिन ये केस समय के साथ इतना पेचीदा बन गया। लेकिन आखिरकार इस केस को हम सॉल्व भी कह सकते हैं और सॉल्व ना हुआ भी कह सकते हैं। अब सिर्फ दिल्ली पुलिस के सामने एक ही था कि वो अगर राजू गहलोत को गिरफ्तार कर ले तो ये केस ख़त्म है, और क्या है। फिर इसको धीरे धीरे राजू को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीते, कई हफ्ते बीते और धीरे धीरे महीने हो गए और फिर धीरे धीरे सालें निकल चुकी, लेकिन पुलिस को राजू का पता नहीं लग रहा था। पुलिस ने राजू गहलोत पर 2 लाख रुपए का इनाम तक रख दिया कि राजू गहलोत किसी को दिखे तो वो 2 लाख रुपए का हकदार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पुलिस ने राजू को नेपाल से लेकर आधा हिंदुस्तान छान मारा, लेकिन पुलिस को राजू हाथ नहीं लगा और फाइनली पुलिस 5 साल के बाद इस केस को बंद कर देती है। लेकिन उसे फिर भी तलाश तो रहती ही है कि कभी भी मिलेगा, उस वक्त उसे सज़ा दी जा सकती है। लेकिन 8 साल के बाद राजू का पता चलता है एक हॉस्पिटल से, लेकिन जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो राजू द एंड हो जाता है। असल में जिस राजू को पुलिस पूरे संसार में खोज रही थी वो पुलिस से मात्र 6-7 किलोमीटर दूर था और एक कंपनी में खूब बड़े पद पर काम भी कर रहा था, और उसने अपना नाम बदल कर लिया था और रोहन दाहिया नाम से वो एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहा था। गुड़गांव की एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी में वो काम भी कर रहा था, जिसमें राजू की सैलरी 25,000 पर मंथ रुपए थी। और राजू ने 8 साल निकाल दी इसी जॉब को करते करते। पुलिस को ये पता ही नहीं लगा कि राजू उसकी नाक के नीचे है और पुलिस उसे दुनिया में खोज रही है। और राजू के चरित्र के बारे में कुछ ऐसा है कि कंपनी के कर्मचारी बताते हैं कि राजू बड़ा शांत सा था, कभी फ़ोटो खिंचवाता नहीं था और अपने काम से काम रखता था, और ऐसा कोई भी काम नहीं था जिससे किसी को लग पाए कि राजू इतना बड़ा कांड करके आया है। उनके सहकर्मियों के अनुसार राजू केवल सिगरेट पीता था, दारू नहीं पीता था। लेकिन 8 साल के बाद जब वो पारस हॉस्पिटल पहुंचता है गुड़गांव की, तो उसकी प्रॉब्लमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक तो उसमें किडनी की प्रॉब्लम थी, दूसरी लीवर की, और डॉक्टरों ने बताया था कि ये सभी दारू ज़्यादा पीने से ही हैं। वैसे एक हैरानी की बात यह है कि इन 8 सालों में राजू को पुलिस नहीं पकड़ पाई। कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ बहुत छोटे रह गए, क्योंकि राजू की पहचान पुलिस ने नहीं निकाली थी। राजू ने खुद की पहचान अपने घर वालों को बताई थी और घर वालों ने पुलिस को उसकी सूचना दे दी थी। राजू जब सोच रहा था कि अब वो मरने ही वाला है तो उसने अपना इंट्रोडक्शन अपनी माँ को दिया। वैसे राजू इस मामले में इतना भयानक अपराधी कह सकते हो आप, क्योंकि राजू ने जिस मोबाइल का यूज करता था पुलिस ने उसे सर्विलेंस पर लगा दिया था। मतलब कि अगर उसके मोबाइल पर कुछ भी एक्टिविटी होंगी तो पुलिस को पता लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। राजू ने
केवल आधार कार्ड अपडेट करवाया था और उसके बाद उसके मोबाइल से कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि आधार कार्ड अपडेट करवाने का मोबाइल पर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ज़रूर आया होगा, लेकिन पुलिस ने उसे अनदेखा कर दिया फिर और उसके मोबाइल पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई। पुलिस ने राजू के घर वालों पर भी नज़र रखी, लेकिन घर वालों ने भी ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं दी क्योंकि घर वालों को खुद पता नहीं था कि राजू कहाँ है, क्योंकि राजू ने 8 सालों तक घर वालों को कॉल भी नहीं किया और 8 साल के बाद जब कॉल किया तो वो मृत्यु शैय्या पर पड़ा था और जब पुलिस उसके पास पहुंची तब तक राजू इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। वैसे नीतू के बारे में अगर थोड़ी सी और जानकारी जाने तो इस प्रकार है। नीतू IBM जैसे बड़े कॉल सेंटर में काम करती थी। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ किया था और निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ चुकी थी। 2010 में उसने बताया था घर वालों को कि वह सिंगापुर जा रही है, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी राजू गहलोत के साथ। राजू गहलोत की उस वक्त उम्र थी 29 साल और नीतू की उम्र थी मात्र 21 साल, तो इन दोनों में काफ़ी अंतर भी था। राजू एयर इंडिया के केबिन में क्रू था, लेकिन 2010 से उसने काम पर जाना बंद कर दिया था। राजू और नीतू हरिनगर और आश्रम में अलग अलग मकानों में किराए पर रह रहे थे। उसने हरिनगर में अपना एक सुरेंद्र पाल सिंह के नाम का फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लिया था। इस दौरान नीतू अपने घर वालों से इंटरनेट कॉलिंग या वेबकैम के जरिए बात करती थी। हत्या के एक दिन पहले भी उसने अपनी बहन को बताया कि उसके सर में एक चोट लगी है। पुलिस ने हत्या के इस केस में पहली गिरफ्तारी 2 मार्च 2011 को राजू गहलोत के चचेरे भाई नवीन शौकीन की। नवीन ने बताया कि राजू और नीतू अक्सर झगड़ा करते रहते थे। 11 फरवरी को उसने गुस्से में आकर आश्रम वाले घर में नीतू की हत्या कर दी और फिर सबको कई टुकड़ों में काट दिया। तो दोस्तों, ये था नीतू सोलंकी हत्याकांड, जिसमें पुलिस को पता तो चल गया 8 सालों के बाद, लेकिन जब वो वहां तक पहुंची और राजू को उसके गुनाह की सज़ा देने की जब बारी आई तो राजू इस दुनिया से रुखसत हो गया। मतलब उसने नीतू सोलंकी की हत्या की कोई भी सज़ा नहीं झेली और पुलिस ने राजू को कभी गिरफ्तार नहीं किया। इनफैक्ट कि राजू ने अपनी पहचान अपनी माताजी को बताई थी और फिर पुलिस को पता चल गया था और पुलिस जब तक हॉस्पिटल पहुंची, पारस हॉस्पिटल, तब तक राजू चला गया था। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही केस देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो बुरी लगी हो तो डिसलाइक करके जाना और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। थैंक यू।